बच्चों, सोचिए अगर आपके शरीर की सारी मांसपेशियां अचानक काम करना बंद कर दे तो क्या आप चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। शरीर में गति करने वाले विशेष ऊतक ही क्रियाशील ऊतक कहलाता है। आज हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि परीक्षा में कभी नहीं भूल पाओगे। तो हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रिंस सर। आज आप देख रहे हैं एडू विथ प्रिंस। आज बात करेंगे क्रियाशील ऊतक के बारे में। क्रियाशील ऊतक का दूसरा वीडियो आज है। तो आज बात करेंगे हम क्रियाशील ऊतक के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 या वीडियो जो है पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हम देख चुके हैं। तो क्रियाशील ऊतक, हमारे शरीर में क्रियाशील ऊतक को हम देखेंगे पार्ट 2 में। हमने पहला वीडियो में पढ़ा था कि ऊतक टिश्यू होता क्या है। बताया गया था कि समान प्रकार की कोशिकाओं समान कार्य करती है, मिलकर ऊतक बनाती है। ठीक, तो आगे हम बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमको पढ़ना है यहाँ से, अंतर्वेशी विभोजोतक काट दिए जाने के पश्चात पादप किस प्रकार वृद्धि करते हैं। काट दिए जाने पर पश्चात जो है पादप किस प्रकार वृद्धि करते हैं। तो हमने अध्ययन किया कि विभोज ऊतकों जड़ों और प्ररोहों के अग्रभाग पर उपस्थित होते हैं। यदि किसी युवा तने का अग्रभाग काट दिया जाए तो आपके विचार से पौधे की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगी? तना लंबाई वृद्धि करना बंद कर देता है, किंतु तने की पर्व संधि से नई शाखाएं निकलती है। अंतर्वेशी विभोजोतक पर्व के आधार पर या पर्व संधि के ठीक ऊपर स्थित होता है। पर्व संधि तने का वह बिंदु है जहाँ शाखाएं या पत्तियां निकलती है। तने की दो पर्व संधियों के माध्यम से भाग पर्व कहलाता है। आपने यह भी देखा होगा कि जब किसी उद्यान की वाल की छटाई कर दी जाती है तो कुछ समय पश्चात अधिक शाखाएं आ जाती है, जिससे वार घनी दिखाई देती है। घास काटने अथवा जुताई द्वारा घास चरने के पश्चात घास पुनः उग जाती है। यह तने के पर्वों पर विभोजोतक की उपस्थिति के कारण होता है। इन विभोजोतकों को अंतर्वेशी विभोजोतक कहते हैं। इंट्राकेलरी मेरिस्टेमेस कहते हैं। इस प्रकार के पौधों में 3 प्रकार के विभोजोतक होते हैं: शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी। जड़ और प्ररोह अग्रभाग स्थित शीर्षस्थ विभोजोतक उसकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि के अनुसार स्थित पार्श्व विभोजोतक में वृद्धि करता है। घास जैसे कुछ पौधे के आधार पर स्थित अंतर्वेशी विभोजोतक काटने के पश्चात उनके पुनर्उद्भवन में सहायता करता है। ये सभी विभोजोतक मिलकर पौधे में लंबाई, परिधि और शाखाओं में वृद्धि की उत्तरदायी होते हैं। विभोजोतक ऊतकों की कोशिकाओं छोटी होती है, कोशिका भित्ति पतली होती है, केंद्रक बड़ा होता है और सुस्पष्ट होता है, और कोशिका द्रव्य संघन होती है जिसमें अनेक कोशिकांग होते हैं। राजधानियां समानता अनुपस्थित होती है और कोशिकाएं कम या बिना अंतः कोशिकाएं अंतराल के सहंत रूप से व्यवस्थित होता है। तो आगे बढ़ते हैं। विभोज ऊतक के इन विषयों के कारण निरंतर तीव्रता कोशिका का विभाजन होता है। और आपके विचार से विभोज ऊतक की कोशिका में राजधानियां क्यों नहीं होती है? निरंतर कोशिका विभाजन के कारण विभोज ऊतक पादप काया में नई कोशिकाएं जोड़ता है। नई बनी हुई कोशिकाएं विभोज ऊतक बनी रहती है, जबकि अन्य कोशिकाएं में विभाजित होने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है उनकी संरचना और
पर कार्यों में परिवर्तन हेतु वे अस्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू में परिवर्तित हो जाती है। ये कोशिका और अवलंबन, परिवहन अथवा भंडारण जैसे विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। यह प्रक्रिया विभेदन कहलाती है। विभेदन की प्रक्रिया से जो ऊतक अस्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाती है। अस्थायी ऊतक क्या होता है आज बताएं। अस्थायी ऊतक क्या होता है हम पढ़ेंगे। किसी शाखीय पौधे के जड़ अथवा तना अनुप्रस्थ काट, किसी शाखीय पौधे के जड़ अथवा तना जो है उसका अनुप्रस्थ काट को अथवा पत्ती की ऊर्ध्वाधर काट को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर, सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाने पर सूरजमुखी के तने की अनुप्रस्थ काट अंतर संरचना चित्र 3.7 में दर्शाई गई है। आपने क्या अवलोकन किया? यह सभी कोशिकाओं, आकार और माप में समान है। आप विभिन्न प्रकार के ऊतक पहचान सकते हैं। तो सूरजमुखी के तने की संरचना जो है यहाँ पर दिया गया है। सूरजमुखी के तने को काटा जब जाता है, संवहन ऊतक तना, सूरजमुखी एलियेथन, सूरजमुखी का फूल होता है, उसका तना जो है, ये तना को काटा जाता है। तो तने के अनुप्रस्थ काट में देखिए, तने का अनुप्रस्थ काट जो है ये हुआ, जिसमें नीचे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा को भरण ऊतक कहते हैं। उसके बाद जो ये दिख रहा है, ये लाल वाला हिस्सा, उसको हम जाइलम कहेंगे। ये हिस्सा पीला वाला को पार्श्वविभोज ऊतक कहते हैं, इसको फ्लोएम कहेंगे, इसको दिलदोतर कहेंगे, इसको मूत्र कहेंगे, इसको श्वसनत्वक कहेंगे। इधर हो गया ये वाला उप त्वचा, इब्राहिम त्वचा, इब्राहिम त्वचीय रोम, ये सब हो गया। तो इस रूप में हम पहचानेंगे। उनमें आप क्या अंतर देखते हैं? विभिन्न प्रकार की कोशिका और ऊतकों की उपस्थिति का क्या कारण हो सकता है? आप देख सकते हैं कि कोशिका के विभिन्न समूह उपस्थित हैं और प्रत्येक ऊतक के विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हैं। ये अस्थायी ऊतक हैं। अस्थायी ऊतक सरल केवल एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं या जटिल एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। अस्थायी ऊतक जो होते हैं सब एक कोशिका या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। अस्थायी ऊतक जो है, आप देख सकते हैं कि कोशिका के विभिन्न समूह उपस्थित हैं। प्रत्येक ऊतक एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत है। ये अस्थायी ऊतक सरल केवल एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। अस्थायी ऊतक जो है एक कोशिका या एक से अधिक कोशिकाओं के से ऊपर से भी बने होते हैं। अस्थायी ऊतक जो है हम बताएगा, किसी भी पौधे को जड़ अथवा तने की अनुप्रस्थ काट हुआ अस्थायी ऊतक हुआ। अस्थायी ऊतक जड़ तने का काट हुआ। 3.7 में दिए गए ऊतकों के प्रकार का अवलोकन कीजिए। सुरक्षात्मक ऊतक, ब्रह्म त्वचा ऊतक, बलकृत क्षति, जल की हानिकारक सूक्ष्मजीवी और चरम प्राणियों परिस्थितियों से पादपों की सुरक्षा कौन करता है? वह त्वचा, एपिडर्मिस, पादप कार्य की सबसे बाहरी परत बनाती है। यह सहंत चपटी और आयताकार कोशिकाओं की एकल परत से बनी होती है। यह पौधे के सभी भागों की सुरक्षा करती है। ये कोशिकाएं क्यूटिन नामक मोमी परत से ढकी होती है, जिसे उपत्वचा कहते हैं या कटलक कहते हैं। अत्यंत शुष्क पर्यावास में पाए जाने वाले कुछ पौधे ब्रह्म त्वचा उपत्वचा की एक मोटी परत से ढकी होती है, जिसे रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जल हानि कम हो सके। उपत्वचा बलकृत क्षति और परिजीवियों के आक्रमणों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनेक पादपों में ब्रह्म त्वचीय कोशिकाओं से बालक
जैसे बाल जैसे उभार निकलते हैं। जड़ों के इन उभारों को मूल रोम कहते हैं, जो मृदा से जल और खनिज के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। पत्तियों की बाल त्वचा में रंध्र स्टोमाटा नामक छिद्र होती है। गैसीय विनिमय के अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन अर्थात रंध्रों के माध्यम से जल का वाष्पन में भी सहायता करते हैं। अतः वाष्पोत्सर्जन जाइलम में एक वाष्पोत्सर्जन अभिकर्ष उत्पन्न करने जल परिवहन में सहायता होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को निष्कासन में सहायता करता है। पादप उत्सर्जन जो है अवशिष्ट पदार्थों को निष्कासन में सहायता करता है। सहायक ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक। पादप सीधे कैसे रहते हैं? एक नई टहनी क्यों मुड़ जाती है किंतु एक सूखी टहनी क्यों टूट जाती है? अब समझेंगे हम। एक जो है पादप सीधे कैसे रहते हैं? पादप जो है, प्लांट जो है, पौधा है जो सीधा क्यों रहती है? एक नई टहनी क्यों मुड़ जाती है और किंतु एक सूखी टहनी क्यों टूट जाती है? जीवों के आवरण कठोर क्यों होते हैं और जलीय पौधे कैसे तैरते हैं? ये कार्य ऊतकों द्वारा किए जाते हैं। सहायक ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। मूलभूत ऊतक, और इनमें से प्रत्येक संरचना भिन्न होता है और ये सहारे के रूप में कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है कि एक नई जो है मोड़ जाती है, पौधा जो है मुड़ जाती है, उसके बाद किंतु एक सूखी टहनी जो है टूट जाती है। क्यों? तो जब तक उसमें जान रहता है तब तक जो है पेड़ पौधा जो है सीधा हो रहता है, स्ट्रेट रहता है। जब उसमें जान ही नहीं रहता है तो टहनी सूख ही गया तो वो जो है एक प्रकार से मृत हो गया, तो पौधे की मृत्यु हो गई, जिससे वह जो है टूट जाता है लटक के। आगे हम देखिए है कि सहायक ऊतक या सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। मृदूतक, श्लेष ऊतक और दृढ़ोतक। इनमें से प्रत्येक संरचना भिन्न होती है और ये सहायक रूप में कार्य करती है। अब चित्र क में देखिए मृदूतक होता है। मृदूतक पहली जो है ये हुआ मृदूतक, जो है सब में सटा हुआ है, मृदूतक हुआ, ये मृदूतक है। उसमें जगह ना है, एक दूसरे के बीच में ज़्यादा जगह ना है। और ये मोटी भत्तियाँ के बीच में जगह है। हाँ, श्लेषणात्मक, श्लेष ऊतक इसको कहेंगे, मोटी भत्ती को। उसके बाद मोटी लिग्नियुक्त भित्ति दृढ़ोतक को कहते हैं, जिसमें जो है छोटा छोटा दाना का जैसे पता चलता है। सहायक ऊतक, स्थानीय ऊतक, ठीक। उसके बाद मृदुत ऊतक। मृदुत ऊतक जो है पतली भित्तियों वाली सजीव कोशिकाएं होती है। पतली भित्तियों वाली मृदुत ऊतक जो है भित्तियां पतली होती हैं, पता नहीं लग रहा है जगह। ये कोशिकाओं विरल रूप से व्यवस्थित होता है, जिनमें अंतराल कोशिकाएं अवकाश होते हैं। मृदुतक मुख्य भोजन का भंडारण करने के साथ साथ पादपों के हरित भागों में प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। जलीय पादप में विशेषकृत मृदुतक वायु गुहिकाएं बनाते हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करते हैं। श्लेषणात्मक कोलेनचाइमा सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनके कोशिका पैंटिन के निरपेक्ष के कारण असमान रूप से स्थूलित मोटे होते हैं। यह ऊतक सहारा और लचीलापन प्रदान करता है, जिसे पादप के तने और प्रतान जैसे भाग बिना टूटे झुक जाते हैं। दृढ़ोतक कोशिकाओं लिग्निन में निरपेक्ष के कारण मोटी भित्ति वाली होती है, क्योंकि लिग्निन का निरपेक्ष उन्हें कठोर और सुदृढ़ बनाता है। ये
काष्ठीय संरचना निर्मित करते हैं। इनमें से अधिक कोशिकाएं मृत होती है या उत्तक तनों, पर्ण शिराओं और बीजों तथा गिरियों के कठोर आवरणों जैसे नारियल के रेशों और अखरोट के छिलके में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि नारियल के रेशे तंतु कठोर और भंगुर होते हैं, जबकि धनिया के पर्णवृंत नरम और लचीला होते हैं। कारण जानने का प्रयास करें, सोचिए और बताइए। या आपने देखा होगा कि नारियल के रेशों के तंतु कठोर और भंगुर होते हैं, जबकि धनिया पर्णवृंत नरम और लचीला होती है। संवहन उत्तक जटिल स्तक। ऊंचे वृक्षों पत्तियों में जल किस प्रकार पहुंचता है? जल किस प्रकार पहुंचता है वो हम देखते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जाइलम कल पढ़ेंगे। हाँ, तो आपको जो है दो क्वेश्चन है। अगले वीडियो में कमेंट में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं। दो क्वेश्चन है, उदाहरण के सहित क्वेश्चन लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है? ये दो क्वेश्चन अगला वीडियो के कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से 10th का एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल एडू विथ प्रिंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।